डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सहायक बाज़ार और स्कंद विनिमय केंद्र बाज़ार के कल के वीडियो में जो पीछे वाला पोर्शन बच गया था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि स्कंद विनिमय केंद्र के कार्य क्या हैं और स्कंद विनिमय केंद्र की भूमिका क्या है। स्कंद विनिमय केंद्र को देश की अर्थव्यवस्था का मापक समझा जाता है। जिस देश का स्कंद विनिमय केंद्र बहुत विस्तृत होता है, जिस देश का स्कंद विनिमय केंद्र अच्छा होता है, सुदृढ़ होता है, रिच होता है, वह देश अपने आप में ही रिच होता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मापक यंत्र जो है वो स्कंद विनिमय केंद्र को समझा गया है। यह देश की पूंजी को उद्योगों की ओर आकर्षित करता है। इसके बिना जनसाधारण की बचतों का जो आर्थिक प्रगति और उत्पादन कुशलता का मापक और साधन है, सर्वोत्तम उपयोग करना संभव नहीं है। स्कंद विनिमय केंद्र की आर्थिक परिवर्तनों का सूचकांक माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि देश की आर्थिक प्रगति किस दिशा में कार्य कर रही है। यदि हम स्कंद विनिमय केंद्र की भूमिका की बात करें और स्कंद विनिमय केंद्र के कार्यों की बात करें तो पहले भी कहा गया है कि उद्योगों को आकर्षित करता है, यह उद्योगों को आकर्षित क्या हो रहा भैया यह उद्योगों को आकर्षित करता है, बाजार के माध्यम से संकेत करता है और देश की आर्थिक प्रगति की दिशा को बताता है। यदि हम इसके कार्यों की बात करें तो पहले कार्य हैं विनियोजकों के लिए कार्य। विनियोजक वो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाया। हम विनियोजकों की बात करें तो स्कंद विनिमय केंद्र विनियोजकों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे नंबर 1, प्रतिभूतियों में तरलता प्रदान करना। आपके जो कैपिटल है, आपका जो पैसा है, उसमें लिक्विडिटी अगर प्रदान करनी है तो शेयर मार्केट ही एकमात्र वह है जो इसकी तरलता प्रदान करता है। यह प्रतिभूतियों का चुनाव करता है। किसी विनियोक्ता को पैसा कहाँ लगाना है, इक्विटी में लगाना है, प्रेफरेंस में लगाना है, डिबेंचर में लगाना है, बॉन्ड में लगाना है, सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना है, गैर सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना है, टैक्स फ्री बॉन्ड में लगाना है, नॉन टैक्स फ्री बॉन्ड में लगाना है। तो जहाँ लगाना है उसकी प्रतिभूतियों का चुनाव करने में यह बाजार सहायक होता है। प्रतिभूतियों के सूचीयन की जानकारी देता है। ये पहले भी बताया गया है कि कौन सी प्रतिभूति सूचीयन है, कौन सी प्रतिभूति सूचीयन नहीं है। इसकी संपूर्ण जानकारी केवल और केवल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के माध्यम से ही मिल सकती है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में केवल वही प्रतिभूति जाएगी जो पहले सूचीयन हुई है, जिसका सूचीयन हो रखा है। तो सूचीयन की संपूर्ण जानकारी देता है और इसके मार्केट के होने से जोखिम में कमी आती है। हमने यदि शेयर मार्केट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा लगाया है, तो शेयर मार्केट के माध्यम से सेबी के बीच में होने के कारण हमारी स्कंद की गारंटी रहती है और हमारा पैसा सुरक्षित पाया गया है। विनियोजकों के बाद यदि दूसरी बात करें तो कंपनियों के लिए भी ये कार्य करती है। अब कंपनियों के लिए क्या कार्य करती है? कंपनियों की साख में वृद्धि करती है। किसी भी कंपनी की खुद की अगर शेयर बेचने की नहीं है, समय नहीं है उसके पास, या उसके पास इतने संसाधन नहीं है, तो इस मार्केट के माध्यम से उसके साख में वृद्धि होती है। इस मार्केट के माध्यम से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है। उसको अच्छी मात्रा में कैपिटल उपलब्ध होगी, उसकी पूंजी की गतिशीलता भी बनी रहेगी। प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण में भी सहायता होती है कि कौन सी प्रतिभूति का मार्केट वैल्यू कौन निर्धारण करेगा। अगर मार्केट ही नहीं होगा तो मार्केट वैल्यू कैसा निकालोगे। कंपनी ने तो प्रतिभूतियाँ जारी कर दी, अब उसकी मार्केट वैल्यू में उतार आना, चढ़ाव आना, शेयर मार्केट का ऊपर जाना, नीचे, ये सब मार्केट के काम है, तो उसके मूल्य निर्धारण में सहायता होती है। प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में भी वृद्धि होती है। प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की यदि बात करें तो हमने किसी व्यक्ति ने शेयर खरीदे, कुछ दिन बाद बेचने की बात आ गई, उसे नहीं रखने हैं और किसी को देना है, तो उसके लिए भी बहुत शेयर मार्केट के कार्य महत्वपूर्ण हैं। सट्टे की प्रवृत्ति पर यह नियंत्रण लगाता है। किसी भी प्रकार का सट्टा वगैरह इसके माध्यम से किया जाना संभव नहीं है। अगर शेयर मार्केट अपना काम स्मूथली करेगा तो सट्टे पर नियंत्रण लगेगा। पहला था विनियोजकों को लाभ, दूसरा था कंपनी को लाभ, तीसरा हो रहा है समाज व देश के लिए कार्य। यह समाज व देश के लिए क्या कार्य करता है? स्कंद विनिमय केंद्र समाज व देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। समाज में जो व्यक्तियों की बचतें होती हैं उन्हें संग्रहित करता है और उन बचतों को औद्योगिक विनियोग की ओर आकर्षित करता है। लोगों को इस प्रकार से
प्रोत्साहित करता है कि उन पैसों को आप शेयर मार्केट में लगाइए और शेयर मार्केट आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा, अच्छा लाभांश मिलेगा, जिससे आपको लाभ होगा, जिससे देश में पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है और पूंजी निर्माण के कारण देश का आर्थिक विकास बढ़ता है। कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, अर्थव्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र प्रतिभूतियों में सहायक तथा गौण बाजार के रूप में विकसित होते हैं। इसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें, निजी कंपनियां, वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों से पूंजी का प्रवाह उद्योगों की ओर, उद्योगों से जनता की ओर होता है। इसी पूंजी प्रवाह के कारण पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। ये थे स्कंद विनिमय केंद्र के कार्य अथवा भूमिका। इसके बाद आगे अगर अपन बात करें तो देश में स्कंद विनिमय केंद्र भारत में स्टॉक एक्सचेंज का संगठन एवं विकास। तब स्टॉक एक्सचेंज के संगठन और विकास की यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज पहला 1875 में मुंबई में खोला गया था। ये हमने इस फोटो में आपको स्पष्ट दिखाया। भारत में 1875 में पहला संगठित बाजार खोला गया था, जिसे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसे BCE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की वर्तमान में 25 स्टॉक एक्सचेंज देश में खुले हुए हैं। 25 कौन से हैं उसकी मैंने आपको लिस्ट बताई है। उस लिस्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंज है देश के, जितने भी हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज हैं सारे हैं। और अगले वीडियो में इसके बचे हुए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हैं। टोटल 25 हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज है और ये 25 के 25 की लिस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज का गठन कैसे होता है। स्टॉक एक्सचेंज में गठन का मतलब यह है कि इसका डेमोटलाइजेशन किस प्रकार से किया गया है, इसको किस प्रकार से हमने गठन किया है। गठन की जब बात की जाती है तो उसमें देखा गया है कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का गठन अलाभकारी एसोसिएशन के रूप में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में या फिर गारंटी द्वारा मर्यादित कंपनी के रूप में किया जाता है। जो कुछ भी किया जाएगा हमने इस देश में किया है वो अलाभकारी है, मतलब इस मार्केट का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में भी किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य देश में सेवा करना है। ये स्वामित्व, प्रबंध और व्यावसायिक पारस्परिक रूप में सम्मिलित होता है या मर्यादित कंपनी के अंशधारियों के पास स्वामित्व होता है। इसका पूरा मार्केट के जो मालिक होते हैं वो वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अंश खरीदे हैं। सरल शब्दों में कहें तो किसी एक एक्सचेंज के कानूनी ढांचे में परिवर्तन पारस्परिक रूप से व्यावसायिक निगम के रूप में होता है, जो इसे डेमोटलाइजेशन कहा जाता है। भारत में 3 प्रकार के एक्सचेंज हैं। ये 3 प्रकार के एक्सचेंज की हमने बात कही है। पहला है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अपन BSE बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये 3 तरह के देश में हैं। स्कंद विनिमय केंद्र की नियमन व्यवस्था। अब बात करते हैं नियमन व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्या है। स्कंद विनिमय केंद्र की नियमन व्यवस्था के लिए 4 विधान बने हैं हमारे देश में। कितने विधान बने हैं? 4। कौन कौन से बने? पहला, स्कंद अनुबंध अधिनियम 1956, एग्रीमेंट एक्ट 1956, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड नियमन 1992, जिसको अपन सेबी बोलते हैं, कंपनी अधिनियम 1956 और डिपोजिटरी एक्ट 1996। ये 4 बने हैं। स्कंद विनिमय केंद्र का त्रिस्तरीय ढांचा है, 3 लेयर का, 3 टियर का ढांचा है हमारे देश में। पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको सेबी बोलते हैं, और तीसरा प्रशासनिक मंडल। ये 3 हमारे देश में इसके ढांचा बना हुआ है। ढांचे के 3 स्तर बताए गए हैं। इसके बाद यदि बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज की प्रक्रिया का मतलब है यहाँ किस प्रकार से कार्य को संपादित किया जाता है, किस प्रकार से कार्य को किया जाता है। तो प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापारिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय के सौदे के रूप में होता है। यहाँ कार्य पूर्णतया तकनीकी रूप में किया जाता है। किसी भी बाहरी सदस्य को स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार की अनुमति नहीं होती।
उन्हें ऐसे दलालों जो कि स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं से संपर्क स्थापित कर सौदे या व्यवहार करने होते हैं। कोई भी व्यक्ति सीधा आकर इस मार्केट में किसी भी प्रकार का सौदा नहीं कर सकता। ये सारे सौदे किसी न किसी एजेंट के माध्यम से ही किए जाते हैं। एजेंट से संपर्क करना होगा, एजेंट ही आपकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करेगा। इस मार्केट में दलाल ही कंपनी के सदस्य होते हैं। ये संपर्क स्थापित कर सौदे को मूर्त रूप देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, आपको दलाल का चुनाव करना पड़ेगा कि कौन से दलाल के माध्यम से इस प्रतिभूतियाँ बेची जाए। फिर वो जो दलाल आपने चुना है उस दलाल को आपको आदेश देना होगा कि हमारे अंशों के उचित मूल्य क्या होंगे, हमारे अंशों की मूल्य सीमा क्या होगी, हमारे मूल्यों का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तुरंत निष्पादन बोलते हैं जिसको, या रद्द करना बोलते हैं। तो कैसे रद्द किया जाएगा, हमें ऐच्छिक आदेश की अनुमति देके, और खुला आदेश क्या होगा, ये सारे आदेश कंपनी के माध्यम से दलाल को दिए जाएंगे जो दलाल आपका सौदा करवाएगा। उसके बाद में अनुबंध करना। अब अनुबंध करने का जो काम है वो कंपनी, अनुबंध करने का जो काम है स्टॉक एक्सचेंज व इनके दलालों के बीच में तय होता है। प्रत्येक प्रतिभूति के लिए एक अलग हिस्सा होता है। अधिकृत दलाल द्वारा प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय इच्छा जाहिर करते हैं। दोनों पक्षों के बीच स्वीकृति से सौदा तय हो जाता है। अनुबंध बता रहा हूँ मैं आपको। अनुबंध के अंतर्गत दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध तय हो जाता है। दोनों पक्षों के मौखिक सौदे की कच्ची पुस्तक में लिखा जाता है। साथ ही पूरा विवरण इन पुस्तकों में लिख दिया जाता है। जिस मूल्य पर सौदा होता है उसकी जानकारी अगले दिन समाचार पत्रों में छाप दी जाती है। फिर होता है अनुबंध नोट, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, कि क्या अनुबंध हुआ। दलाल ग्राहक के आदेश को पूरा करने के बाद अनुबंध नोट तैयार करता है। यह उसका वैधानिक दायित्व होता है। इस नोट में ग्राहक द्वारा किए गए आदेश, मूल्य, दलाली राशि का उल्लेख होता है। अनुबंध नोट नकद या भावी सौदे के लिए अलग अलग होते हैं। अनुबंध नोट पर दलाल के क्लर्क द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और इसकी एक प्रति ग्राहक को भेज दी जाती है। एंड लास्ट होता है निपटारा करना। प्रतिभूतियों के सौदे का निपटारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे नकद भी किया जा सकता है, तत्काल भी किया जा सकता है, या तत्काल सुपुर्दगी पर भी किया जा सकता है, और अग्रिम भी किया जा सकता है। तो जैसे दोनों पार्टियों के बीच समझौता होता है, उन दोनों पार्टियों के आधार पर इसमें सौदे का निपटारा कर दिया जाता है। आज के लेक्चर के साथ ही हमने स्कंद विनिमय केंद्र का पूरा चैप्टर, सारी चीज़ें 2 वीडियो में अलग अलग समझाई हैं। आप इसको ढंग से तैयार करें। प्रतिवर्ष परीक्षा में इस चैप्टर में से प्रश्न आने की संभावनाएं पूरी रहती है। धन्यवाद।